जब भी आप सक्सेस शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर लोगों को पैसा, नाम, अच्छी जॉब, बड़ा घर या किसी तरह की बाहरी जीत याद आती है। लेकिन आप खुद जानते हैं कि कई बार बाहर से सब ठीक दिखता है, फिर भी अंदर बेचैनी रहती है, दिल शांत नहीं होता, रिश्तों में खटास रहती है या शरीर थक कर टूट रहा होता है। दीपक चोपड़ा की किताब द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस इसी उलझन को खोलने की कोशिश करती है। यह किताब कहती है कि सच्ची कामयाबी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके अंदर शांति हो, शरीर स्वस्थ हो, रिश्ते अच्छे हों और साथ में आपकी सोल भी खुश हो। यह किताब लगभग एक छोटे से गाइड की तरह है। भाषा सिंपल है, बातें सीधी हैं और अंदाज थोड़ा स्पिरिचुअल है, लेकिन बहुत भारी नहीं लगता। अगर आप रिलीजन से ज्यादा जुड़ाव नहीं भी रखते हैं, फिर भी आप इन आइडियाज को नेचर के रूल्स या लाइफ के प्रिंसिपल्स की तरह समझ सकते हैं। किताब का वादा यह नहीं है कि आप ओवरनाइट करोड़पति बन जाएंगे। इसका असली वादा यह है कि अगर आप इन 7 स्पिरिचुअल लॉज के साथ जीना शुरू कर दें तो आपका अंदरूनी दबाव कम होगा, डिसीजन साफ हो जाएंगे और आप बिना ज्यादा खींचतान के अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ सकेंगे। लेखक का मुख्य दावा यह है कि इस यूनिवर्स में कुछ सटल स्पिरिचुअल रूल्स चलते हैं। जैसे साइंस की दुनिया में ग्रेविटी, मोशन या एनर्जी के रूल्स होते हैं, वैसे ही इंसानी सक्सेस और हैप्पीनेस के भी कुछ डीप रूल्स हैं। जब आप इन रूल्स के खिलाफ जाते हैं तो बहुत स्ट्रगल होता है, तनाव होता है, बार बार दीवार से सिर टकराने जैसा एहसास होता है। लेकिन जब आप इन रूल्स के साथ फ्लो में आते हैं तो काम रिलेटिवली आसान लगने लगता है, चीजें नेचुरल तरह से सेटल होने लगती हैं। वह इसे एफर्टलेस सक्सेस या लीस्ट एफर्ट की दिशा में जाना कहता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको मेहनत नहीं करनी, बल्कि यह कि आपकी मेहनत सही दिशा में जाए और आप नेचर की एनर्जी से लड़ने के बजाय उसी के साथ काम करें। किताब की सेंट्रल थीम यही है कि आप सिर्फ बॉडी और माइंड नहीं हैं, आप एक गहरी अवेयरनेस भी हैं जो पूरी नेचर से जुड़ी हुई है। जब आप इस इनर लेवल से डिसीजंस लेते हैं तब आपकी चॉइसेस साफ हो जाती हैं। आप दूसरों को नुकसान पहुंचाकर नहीं, बल्कि सबकी भलाई के साथ सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। इस किताब में बताए गए 7 स्पिरिचुअल लॉज असल में उसी जर्नी को सिंपल स्टेप्स में बांटते हैं। ये रूल्स कोई धार्मिक आदेश नहीं है, बल्कि ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने लाइफ में टेस्ट कर सकते हैं। पहला स्पिरिचुअल लॉ है प्योर पोटेंशियलिटी का लॉ, यानी शुद्ध संभावना का नियम। इसका सिंपल मतलब यह है कि आपके अंदर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। आमतौर पर आप खुद को अपने नाम, काम, फैमिली स्टेटस या बैंक बैलेंस से पहचानते हैं, लेकिन लेखक कहता है कि इन सब लेबल्स के पीछे आप एक शांत अवेयरनेस हैं जो किसी भी नई स्किल, नई आइडेंटिटी या नए रिजल्ट को जन्म दे सकती है। जैसे एक छोटे से बीज के अंदर पूरा पेड़ छिपा होता है, वैसे ही आपके अंदर बहुत कुछ छिपा है जो अभी बाहर नहीं आया है। जब आप रोज थोड़ी देर के लिए शोर से हटकर साइलेंस में जाते हैं, नेचर के साथ बैठते हैं, खुद को और दूसरों को बिना जज किए देखते हैं, तब आप उस प्योर पोटेंशियल को टच करते हैं। इस पहले नियम को आप प्रैक्टिकल तरह से कैसे यूज कर सकते हैं? आप चाहें तो दिन की शुरुआत या अंत में 10-15 मिनट अपने साथ शांत बैठें। कोई कॉम्प्लिकेटेड मेडिटेशन जरूरी नहीं है, बस फोन दूर रखिए, आराम से बैठिए, आंखें बंद कर सकते हैं और अपने सांस पर या बॉडी की हलचल पर ध्यान दीजिए। आप कोशिश कर सकते हैं कि उस समय खुद को या सिचुएशन को जज न करें। अगर कोई सोच आए कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं फेल हो जाऊंगा, तो उसे पकड़कर एनालाइज करने के बजाय बस आते जाते बादल की तरह देखिए। किताब यह सजेस्ट करती है कि जब आप रोज थोड़ा थोड़ा ऐसा साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं तो अंदर से एक अलग कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी आने लगती है। आप महसूस करते हैं कि आप किसी फिक्स्ड बॉक्स में कैद नहीं हैं। आप बदल सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। यही प्योर पोटेंशियलिटी का एक्चुअल टेस्ट है। दूसरा स्पिरिचुअल लॉ है गिविंग का लॉ, यानी देने और पाने का नियम। किताब कहती है यूनिवर्स में हर चीज फ्लो में है। हवा, पानी, पैसा, प्यार, आइडियाज, सबका नेचुरल स्वभाव है गिव एंड रिसीव। जब आप सिर्फ पकड़ कर रखते हैं
और कुछ गिव नहीं करते तो एनर्जी रुक जाती है और आप अंदर भी भारी महसूस करते हैं। लेकिन जब आप दिल से देते हैं तो आप असल में खुद को यह मैसेज देते हैं कि मेरे पास बहुत है, और फिर लाइफ भी आपको उसी वाइब्रेशन पर जवाब देती है। यहां देना सिर्फ पैसा नहीं है, यह मुस्कान, साफ नियत, अटेंशन, छोटा सा गिफ्ट, ऑनेस्ट तारीफ, मदद या अच्छा थॉट भी हो सकता है। आप इमेजिन कीजिए कि दो नदियां हैं। एक नदी लगातार बह रही है, गिविंग और रिसीविंग दोनों चल रहे हैं। दूसरी जगह एक तालाब है जो बंद है, उसमें फ्रेश पानी का आना जाना बंद हो गया है। कुछ समय बाद वह तालाब गंदा और बदबूदार लगने लगता है। किताब का कहना है कि हम अक्सर अपनी एनर्जी, पैसा या प्यार को रोककर उस बंद तालाब की तरह हो जाते हैं। यह लॉ इनवाइट करता है कि आप हर दिन कॉन्शियसली कुछ न कुछ दें। यह जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा काम हो। आप किसी दिन किसी को पॉजिटिव मैसेज भेज सकते हैं, किसी को सुन सकते हैं, किसी की छोटी जरूरत में मदद कर सकते हैं। साथ ही यह भी सीखिए कि जब कोई आपको कुछ दे, कॉम्प्लीमेंट, गिफ्ट या सपोर्ट, तो उसे ओपन हार्ट से एक्सेप्ट भी कीजिए। बहुत लोग देना जानते हैं लेकिन पाना कॉन्फर्टेबली नहीं जानते। यह लॉ दोनों को बैलेंस करना सिखाता है। तीसरा स्पिरिचुअल लॉ है कर्मा या कॉज एंड इफेक्ट का लॉ। इसका मतलब है कि आप जो भी चॉइस करते हैं उसका एक न एक परिणाम होता है। आपकी आज की थिंकिंग, बोलचाल और एक्शंस कल की रियलिटी को शेप करते हैं। यह सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन हम रोज कितनी बार लगभग बिना जागरूकता के डिसीजंस लेते हैं, गुस्से में, डर में, कंपैरिजन में। किताब कहती है कि कर्मा को समझने का पहला स्टेप यह है कि आप रिकॉग्नाइज करें कि हर पल मैं एक चॉइस कर रहा हूं। यह स्मॉल अवेयरनेस ही काफी पावरफुल है। लेखक एक सिंपल तरीका सुझाता है। जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट चॉइस के सामने हो, थोड़ी देर रुकें, एक गहरी सांस लें और खुद से शांति से पूछें, अगर मैं यह स्टेप लूंगा तो इसका परिणाम मेरे लिए और दूसरों के लिए कैसा हो सकता है। फिर उस आंसर को सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल और बॉडी से भी महसूस कीजिए। अगर अंदर हल्कापन और शांति महसूस हो रही है तो वह चॉइस ज्यादातर सही दिशा में जाएगी। अगर अंदर कहीं कसाव, डर या झूठ जैसा एहसास है तो हो सकता है कि आप कुछ गलत या अधूरा कर रहे हों। इसका मतलब यह नहीं कि हर सही चीज आसान महसूस होगी, लेकिन इनर विजडम अक्सर सटल सिग्नल देती है। यह हैबिट आप जॉब, रिश्तों, पैसे और हेल्थ सब जगह यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे कि कर्मा का लॉ यह नहीं कहता कि आपके लाइफ की हर मुश्किल सिचुएशन के लिए आप ही कसूरवार हैं। बहुत सी चीजें कलेक्टिव सिस्टम्स, दूसरे लोगों के एक्शंस और बाहर की कंडीशन से भी आती हैं। यह लॉ बस आपको एम्पावर करता है कि आज से आप अपने हिस्से वाली चॉइसेस जागरूकता से करें। चौथा स्पिरिचुअल लॉ है लीस्ट एफर्ट का लॉ, यानी कम इनर रेजिस्टेंस के साथ काम करने का प्रिंसिपल। नेचर को देखिए, पेड़ बिना स्ट्रगल के बढ़ते हैं। फूलों को खिलने के लिए किसी से प्रूव नहीं करना पड़ता कि वे खूबसूरत हैं। सूरज को हर सुबह उगने के लिए खुद को मोटिवेट नहीं करना पड़ता। इसका मतलब यह नहीं कि नेचर में एनर्जी नहीं लगती, बल्कि यह कि एनर्जी सही जगह लगती है, करंट के साथ फ्लो में लगती है। किताब कहती है कि इंसान भी जब रियलिटी से लड़ना छोड़कर उसे एक्सेप्ट करना सीखता है तो उसका बहुत सा इमोशनल भार उतर जाता है। फिर वह स्मार्ट और क्रिएटिव तरीके से एक्शन ले पाता है। इस लॉ के 3 सिंपल पिलर्स हैं: एक्सेप्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिफेंसलेसनेस। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि इस पल जो हो चुका है उसे आप हो चुका है मान लें। आप मान लें कि अभी ट्रैफिक जैम है, एग्जाम में मार्क्स कम आए हैं, पार्टनर ने कुछ ऐसा कहा जिससे आपको चोट लगी है। एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं कि आप इन सबको पसंद करते हैं या इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। इसका मतलब बस इतना है कि आप इनर लेवल पर यह नहीं होना चाहिए था वाली एंडलेस लड़ाई छोड़ दें। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तभी आप साफ दिमाग से अगला स्टेप सोच पाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आप इस स्थिति से सीख क्या ले सकते हैं और अब आप क्या कर सकते हैं। आप ब्लेम में फंसे रहने के बजाय सॉल्यूशंस देखते हैं। डिफेंसलेसनेस का मतलब है कि आप हर समय खुद को प्रूव करने या दूसरों से जीतने की कोशिश नहीं करते। आप ओपन होते हैं, दूसरों की बात सुनते हैं, लेकिन हर बात पर आर्ग्यूमेंट में नहीं कूदते।
जब आप ऐसा करते हैं तो आपका बहुत सा मेंटल एनर्जी बच जाता है जो आप क्रिएटिव काम में लगा सकते हैं। 5वां स्पिरिचुअल लॉ है इंटेंशन एंड डिजायर का लॉ। किताब कहती है कि केवल आउटर एक्शन से नहीं बल्कि आपके इनर इंटेंशन से भी रियलिटी बनती है। आपका हर थॉट और डिजायर एक तरह की एनर्जी है। जब आप किसी चीज के लिए क्लियर इंटेंशन रखते हैं, उसे प्यार से होल्ड करते हैं, फिर उसे यूनिवर्स या गॉड या नेचर को सौंप देते हैं, तो वह इंटेंशन सटल लेवल पर काम करना शुरू कर देती है। लेकिन यह तभी स्मूथ चलता है जब आपका इंटेंशन ईगो से कम और ग्रोथ और सेवा से ज्यादा जुड़ा हो। इस लॉ को प्रैक्टिकल तरह से यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आप सच में क्या चाहते हैं। कई लोग बस जनरल बोलते हैं, मुझे पैसा चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, लेकिन क्लियर पिक्चर नहीं बनाते। आप चाहें तो कागज पर लिख सकते हैं कि आप हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर या इनर ग्रोथ में क्या क्या क्रिएट करना चाहते हैं। कोशिश करें कि ये डिजायर्स सिर्फ दूसरों से कंपेयर करके ना आए बल्कि आपके ओन हार्ट से आए। फिर किताब यह सजेस्ट करती है कि आप किसी शांत समय में, जैसे मेडिटेशन के बाद, इन इंटेंशंस पर कुछ मिनट ध्यान दें। इमेजिन करें कि ये चीजें ऑलरेडी पॉसिबल हैं। उस फीलिंग में जाइए जो आपको तब होगी जब यह पूरा होगा। और फिर पैराडॉक्स ये है कि आप उस आउटकम से थोड़ा डिटैचमेंट भी रखें, जिसका मतलब है कि अगर चीजें एग्जैक्टली आपके प्लान के हिसाब से न भी जाएं, तो भी आप ओपन रहें कि शायद यूनिवर्स ने आपके लिए कोई और बेटर रास्ता रखा है। इस तरह इंटेंशन और सरेंडर साथ साथ चलते हैं। 6ठा स्पिरिचुअल लॉ है डिटैचमेंट का लॉ, यानी अलगाव या नॉन अटैचमेंट का प्रिंसिपल। सुनने में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, खासकर जब हमसे कहा जाता है कि लाइफ में गोल बनाओ, फोकस रखो। किताब कहती है कि गोल और इंटेंशन जरूरी हैं, लेकिन अगर आप आउटकम से बहुत चिपक जाते हैं तो आप डर और कंट्रोल में फंस जाते हैं। आप हर समय फ्यूचर की चिंता में रहते हैं और प्रेजेंट का मजा खो देते हैं। डिटैचमेंट का मतलब है कि आप अपना बेस्ट करते हैं, डायरेक्शन क्लियर रखते हैं, लेकिन आप मानते हैं कि फाइनल रिजल्ट पर आपका पूरा कंट्रोल नहीं है। आप अलाउ करते हैं कि रास्ते में नए चांसेस आए, चीजें बदलें और आप भी बदल सकें। एक सिंपल एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए। आप चाहते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर जॉब मिल जाए। आप उस जॉब के लिए अच्छा सीवी बनाते हैं, तैयारी करते हैं, इंटरव्यू देते हैं। यह सब इंटेंशन और एक्शन है। लेकिन अगर आपको वही जॉब न मिले तो आप टूट जाते हैं, खुद को बेकार समझने लगते हैं, दुनिया से नाराज हो जाते हैं और यही मान लेते हैं कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा। यह अटैचमेंट है। डिटैचमेंट में आप वही प्रिपरेशन और एफर्ट करते हैं, लेकिन अंदर से आप खुले रहते हैं कि अगर यह जॉब नहीं भी मिली तो शायद कोई और जगह है जो आपके लिए ज्यादा सही होगी। आप खुश होने के लिए सिर्फ एक आउटकम पर डिपेंड नहीं करते। यह एटीट्यूड आपको मेंटली फ्री रखता है, क्रिएटिविटी खोलता है और रिस्क लेने की हिम्मत देता है। 7वां स्पिरिचुअल लॉ है धर्मा या पर्पस इन लाइफ का लॉ। किताब के हिसाब से हर इंसान किसी रीजन से इस दुनिया में आया है। आपके अंदर कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं जो यूनिक हैं। आपकी आवाज, आपका ध्यान, आपका सोचने का तरीका, आपकी सेंसिटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी, इन सब का एक खास मिक्स है जो किसी और के पास एग्जैक्टली वैसा नहीं है। धर्मा का मतलब है कि आप यह डिस्कवर करें कि आपको सच में क्या करना अच्छा लगता है, किस काम में आपको टाइम का पता ही नहीं चलता और उस काम के जरिए आप दुनिया को क्या दे सकते हैं। लेखक कहता है कि धर्मा के 3 हिस्से हैं। पहला, यह समझना कि आप सिर्फ बॉडी माइंड नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं जो यहां कुछ सीखने और देने आया है। दूसरा, यह पहचानना कि आपकी नेचुरल टैलेंट्स और इंटरेस्ट्स क्या हैं। और तीसरा, यह पूछना कि उन टैलेंट्स को आप दूसरों की सेवा में कैसे बदल सकते हैं। सर्विस यहां कोई बहुत बड़ा ड्रामेटिक काम ही नहीं है। अगर आप टीचर हैं और बच्चों को ईमानदारी और प्यार से पढ़ाते हैं तो वह भी धर्मा है। अगर आप होम मेकर हैं और अपने घर में लव और सेफ्टी का स्पेस बनाते हैं तो वह भी धर्मा है। अगर आप कोडिंग पसंद करते हैं और ऐसे सॉल्यूशंस बनाते हैं जिससे लोगों की लाइफ आसान हो तो वह भी धर्मा है।
जब आप धर्मा के साथ जीते हैं तो मेहनत भी सर्विस की तरह लगती है, सिर्फ ड्यूटी या बोझ की तरह नहीं लगती। अब अगर आप पूरी किताब का मैसेज एक सिंपल लाइन में पकड़ना चाहे तो वह कुछ ऐसा हो सकता है। सच्ची सफलता तब आती है जब आप अपने अंदर की शांति, अपनी नेचुरल टैलेंट्स और दुनिया की भलाई तीनों को एक साथ जोड़कर चलते हैं। पैसे, पोजीशन और अचीवमेंट्स इस जर्नी में बाई प्रोडक्ट की तरह आ सकते हैं, लेकिन असली गोल इनर फुलफिलमेंट है। इन 7 लॉज को अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें कुछ कॉमन थ्रेड्स दिखेंगे। पहला, अवेयरनेस और साइलेंस की हैबिट, जिससे आप प्योर पोटेंशियल और इनर गाइडेंस को टच करते हैं। दूसरा, गिविंग और कर्मा की समझ, जिससे आप सेल्फिशनेस से हटकर कनेक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा, लीस्ट एफर्ट और डिटैचमेंट की प्रैक्टिस, जिससे आप प्रेजेंट मोमेंट से लड़ने की बजाय उसके साथ क्रिएटिव डांस करना सीखते हैं। चौथा, इंटेंशन और धर्मा की क्लैरिटी, जिससे आप जानबूझकर और मीनिंगफुल डायरेक्शन में चलते हैं। अब सवाल आता है कि आप इन आइडियाज को अपने रोजमर्रा के लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो खुद को कोई बड़ा टारगेट देने की जरूरत नहीं है, आप बस छोटा छोटा स्टार्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने दिन में 2-3 जगह ऐसे चुन सकते हैं जहां आप इन लॉज को कॉन्शियसली याद रखें। सुबह उठते ही कुछ मिनट साइलेंस में बैठें, बिना फोन उठाए, सिर्फ ब्रीदिंग पर ध्यान दें। यह प्योर पोटेंशियलिटी को टच करने का आपका छोटा स्टेप होगा। इस समय आप अपने दिन के लिए एक क्लियर इंटेंशन भी रख सकते हैं, जैसे आज मैं जहां भी जाऊंगा वहां कुछ ना कुछ वैल्यू दूंगा, या आज मैं किसी भी सिचुएशन को एक्सेप्टेंस के साथ देखूंगा। दिन के बीच में जब आप किसी से मिलते हैं तो अपने आप से क्वाइटली कह सकते हैं कि मैं इस व्यक्ति के लाइफ में थोड़ी खुशी कैसे जोड़ सकता हूं। हो सकता है आप बस ध्यान से उसकी बात सुनें, या एक ईमानदार तारीफ कर दें, या उसकी छोटी मदद कर दें। यह गिविंग का लॉ एक्टिवेट करता है। जब कोई आपसे अच्छी बात कहे या मदद करे तो उसे ईज से एक्सेप्ट कीजिए, छोटी सी मुस्कान या दिल से धन्यवाद के साथ। यह रिसीविंग का हिस्सा है। जब आप किसी कठिन चॉइस के सामने खड़े हों, जैसे जॉब चेंज करना है या किसी रिश्ते में कोई टफ बात रखनी है, तो कर्मा वाला लॉ याद कीजिए। थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए, दिल और बॉडी से पूछिए कि यह स्टेप मुझे हल्का करेगा या भारी। जो भी आंसर आए उसे रिस्पेक्ट कीजिए। अगर दिन में कोई गलती हो जाए, कोई प्लान बिगड़ जाए या कोई आप पर चिल्ला दे, तो लीस्ट एफर्ट वाला लॉ याद कीजिए। खुद से कहिए, जो हो चुका है वह ऑलरेडी हो चुका है। अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं? अब मैं क्या कंस्ट्रक्टिव स्टेप ले सकता हूं? ब्लेम और जस्टिफाई करने में ज्यादा टाइम न लगाएं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा एनर्जी खींचता है। अगर किसी से आर्ग्यूमेंट में फंस रहे हों तो डिफेंसलेसनेस को टेस्ट कीजिए। एक बार कॉन्शियसली डिसाइड कीजिए कि आज मैं यह प्रूव नहीं करूंगा कि मैं ही सही हूं। मैं बस सुनूंगा, अपना पॉइंट कामली रखूंगा, और अगर सामने वाला न भी माने तो भी कंफर्टेबल रहूंगा। शाम को या हफ्ते में एक बार आप अपने डिजायर्स और इंटेंशंस को लिखकर उन पर रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। देखिए, कौन सी चीजें आप सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए चाहते हैं और कौन सी चीजें सच में आपके दिल से जुड़ी हैं। धीरे धीरे आप कुछ डिजायर्स छोड़ भी देंगे और कुछ के लिए आपका फोकस ज्यादा साफ हो जाएगा। इसी प्रोसेस में आप धर्मा की तरफ भी बढ़ रहे होते हैं। आप खुद से सवाल कर सकते हैं, मुझे क्या करना अच्छा लगता है? मैं किस काम में नेचुरली अच्छा हूं? अगर पैसे का सवाल ना हो तो मैं क्या करने में टाइम बिताना चाहूंगा? जिस पेन या प्रॉब्लम को लेकर मैं सबसे ज्यादा सेंसिटिव हूं, क्या मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूं? इन सवालों के रेडीमेड आंसर्स तुरंत नहीं मिलते, लेकिन अगर आप इन्हें दिल में खुलेपन के साथ रखते हैं तो धीरे धीरे क्लूज मिलने लगते हैं। यह किताब लगभग हर उम्र और बैकग्राउंड के लोगों के लिए यूजफुल है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यह आपको हेल्प कर सकती है कि आप कंपटीशन और प्रेशर के बीच भी इनर पीस और पर्पस ना भूलें। अगर आप जॉब या बिजनेस में हैं तो यह आपको सिखा सकती है कि सक्सेस के लिए सिर्फ दौड़ ही जरूरी नहीं, बैलेंस और गिविंग भी जरूरी है। अगर आप होम मेकर हैं तो आप देख सकती हैं कि आपकी रोज की केयर और लव भी एक बहुत बड़ा धर्मा हो सकता है।
और आप खुद के लिए भी साइलेंस और इंटेंशन के छोटे मोमेंट्स बना सकती हैं। अगर आप रिटायर्ड हैं या लाइफ के किसी नए मोड पर हैं, तो यह किताब आपको नया मीनिंग ढूंढने में सपोर्ट कर सकती है। और अगर आप पहले से स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हैं, तो ये 7 लॉज आपके लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क की तरह काम कर सकते हैं, जिसे आप रोज की लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही कुछ सीमाएं और सावधानियां समझना भी जरूरी है। यह किताब साइंस की रिसर्च किताब नहीं है, न ही यह डिटेल्ड बिजनेस स्ट्रैटेजी देती है। यह ज्यादातर स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, जिन्हें आप अपने अनुभव से जांच सकते हैं। अगर आप बहुत स्ट्रिक्टली साइंटिफिक माइंड रखते हैं, तो आपको इसकी लैंग्वेज थोड़ी वेग या फिलोसॉफिकल लग सकती है। तब भी आप इसे मेटाफोर की तरह ले सकते हैं, जैसे लीस्ट एफर्ट को आप स्ट्रेस मैनेजमेंट का टूल मान सकते हैं, या गिविंग को इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा समझ सकते हैं। एक और जरूरी बात यह है कि स्पिरिचुअल लॉज को मैजिक फॉर्मूला की तरह देखना हेल्पफुल नहीं है। अगर कोई बहुत गरीबी में है, इलनेस है या सोशल इनजस्टिस का सामना कर रहा है, तो सिर्फ यह कहना कि तुम्हारे इंटेंशंस अच्छे नहीं थे, इसलिए तुम्हारे साथ यह हो रहा है, बहुत अनफेयर होगा। किताब खुद भी यही मानती है कि एक्शन, स्किल, प्लानिंग और प्रैक्टिकल स्टेप्स की जरूरत रहती है। मेडिटेशन या इंटेंशन करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आपको रियल वर्ल्ड में भी फोन करने होंगे, फॉर्म्स भरने होंगे, लोगों से मिलना होगा, काम सीखना होगा। ये लॉज आपको इनर स्ट्रेंथ और क्लैरिटी देते हैं, ताकि आप आउटर एक्शन ज्यादा समझदारी से कर सकें। अगर आप किसी मानसिक या शारीरिक इलनेस से जूझ रहे हैं, तो सिर्फ स्पिरिचुअल बुक्स पर डिपेंड रहना भी ठीक नहीं है। आपको प्रोफेशनल हेल्प, डॉक्टर या थेरेपिस्ट की गाइडेंस भी लेनी चाहिए। यह किताब आपकी इनर जर्नी को सपोर्ट कर सकती है, लेकिन यह मेडिकल या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। यही बैलेंस रखना सबसे जरूरी है, इनर वर्ल्ड को भी समझना और आउटर रियलिटी की जिम्मेदारियों से भी मुंह न मोड़ना। आखिर में, अगर हम इस किताब का समरी फिर से धीरे से महसूस करें, तो पिक्चर काफी सुंदर बनती है। आप इमेजिन कीजिए कि आप हर दिन थोड़ी देर अपने अंदर की शांति से जुड़ते हैं, नेचर के साथ बैठते हैं, खुद और दूसरों को थोड़ा सा कम जज करते हैं। आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि जहां भी जाएंगे वहां कुछ ना कुछ देंगे, टाइम, अटेंशन, काइंडनेस या रिसोर्सेज। आप समझते हैं कि आपकी हर चॉइस का असर है, इसलिए आप उसे जागरूकता के साथ करते हैं। आप रियलिटी से लड़ने और हर बात पर आर्ग्यू करने के बजाय एक्सेप्टेंस और क्रिएटिव रिस्पॉन्स चुनते हैं। आप अपने डिजायर्स और इंटेंशंस को साफ रखते हैं, लेकिन आउटकम से थोड़ा डिटैच्ड रहते हैं और अलाउ करते हैं कि लाइफ आपके लिए भी को क्रिएट करे। और आप धीरे धीरे यह डिस्कवर करते हैं कि आपकी यूनिक जगह इस दुनिया में कहां है, कौन सा काम आपको अंदर से जगा देता है और आप उस काम से दूसरों के लाइफ में क्या रोशनी ला सकते हैं। यही द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस का असली संदेश है। सक्सेस कोई बाहर पड़ी हुई चीज नहीं जो आप भागकर पकड़ लें। सक्सेस एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, जिसमें आप हर दिन थोड़ा थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस, ज्यादा लविंग और ज्यादा पर्पसफुल बनते जाते हैं। बाहर की अचीवमेंट्स तब भी आएंगी, लेकिन वे अब आपको डिफाइन नहीं करेंगी। आप खुद को उस शांत क्रिएटिव अवेयरनेस की नजर से देख पाएंगे जो आपके भीतर हमेशा से थी। और शायद यही सबसे बड़ी सफलता है, खुद को और अपनी लाइफ को इस नजर से पहचान पाना।